हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 हीट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या सिमिलैरिटीज़ यानी समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस यानी कि अंतर हैं, इसको आपको बताना है। सिमिलैरिटीज़ समानताएं क्या हैं? नंबर 1 है, बोथ थर्मोमीटर्स मेज़र टेम्परेचर। दोनों ही थर्मामीटर जो हैं वो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, तापमान को नापते हैं, नापने का काम करते हैं। सेकेंड है, मरकरी इज़ यूज्ड इन बोथ ऑफ देम। दोनों में ही मरकरी का यूज़ किया जाता है। जो एक सिल्वर लाइनिंग आपको दिखती है जब आप मेज़र करते हैं टेम्परेचर, तो वो मरकरी होती है, जो उनके सबसे फ्रंट पार्ट बल्ब में भरी हुई होती है मरकरी। नंबर 3 है, शेप ऑफ बोथ थर्मोमीटर इज़ लॉन्ग नैरो एंड ग्लास ट्यूब लाइक। दोनों का ही शेप जो होता है वो लंबा होता है, पतला होता है और ग्लास ट्यूब की तरह होता है। अब चलते हैं डिफरेंसेस में। डिफरेंस क्या क्या है? पहला है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर whereas laboratory thermometer is used to measure temperature of an object in laboratory। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका यूज़ हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं, उससे इंसान के बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका यूज़ हम लेबोरेटरी में प्रयोग करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं। यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका यूज हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका यूज हम इंसान के बॉडी के टेम्परेचर को नापने में नहीं कर सकते। तो दोनों का अपना अपना यूज है और अलग अलग यूज है। सेकेंड पॉइंट है, द टेम्परेचर ऑन लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉल्स बाय इटसेल्फ बट नॉट सो इन क्लिनिकल थर्मोमीटर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ किंक इन इट। अब है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है सोर्स से बाहर निकालने के बाद। जिसका टेम्परेचर आप ले रहे हैं वहाँ वो जो टेम्परेचर दिखा रहा है, जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकालेंगे तो इसके टेम्परेचर का मान बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि वो फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर शो करने लगेगा। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको अगर हमने अपने बॉडी में लगाया है, जीभ के नीचे रखा है, वो जो टेम्परेचर दे रहा है, जब हमने मुंह से थर्मामीटर को बाहर निकाल लिया तब भी उसका टेम्परेचर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में एक बेंड या घुमाव होता है बल्ब के जस्ट बगल में। उसके कारण उसको बोलते हैं किंक। उस किंक के कारण जो पाड़ा होता है या मरकरी होती है वो अपने आप फॉल नहीं कर सकती, अपने आप नहीं डाउन होगी, और बिल्कुल आप बाहर निकाल कर आराम से टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। नंबर 3 है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस and the range of clinical thermometer is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. So laboratory thermometer range is much higher. लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने रेंज के तापक्रम को के टेम्परेचर को वो रीड कर सकता है। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका रेंज कम है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज बहुत ज़्यादा है, क्लिनिकल का कम है। क्यों कम है? क्योंकि इंसान का बॉडी टेम्परेचर ये शो करती है, और इंसान का बॉडी टेम्परेचर कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। छोटा सा क्वेश्चन है ये। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं, कंडक्टर के 2 देने और इंसुलेटर के 2 देने। तो कंडक्टर का है आयरन, स्टील,
इसके अलावा भी आप बहुत सारे मेटल के नाम लिख सकते हैं, ब्रास लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं। तो ये सारे कंडक्टर के एग्जाम्पल है। कंडक्टर आपको पता है जो अपने थ्रू हीट को पास होने देता है। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू हीट को पास होने दे, अपने से गुजरने दे हीट को, उसको कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर जो हो गया वो हो गया कि जिसके थ्रू हीट पास नहीं हो सकता है, जो अपने से हीट को गुजरने ना दे, वो इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर का एग्जाम्पल हमने लिख दिया प्लास्टिक, वुड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, रबर है, पेपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं। तो आप कोई भी दो इसमें लिख देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ए है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। इस डैश में भरेंगे हम टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं टेम्परेचर, तापमान यानी गर्मी, किसी भी वस्तु की गर्मी। बी है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कांट बी मेजर्ड बाय डैश। उस डैश में हमने भरा क्लिनिकल थर्मोमीटर। किसी भी जो लिक्विड है, चाहे वो पानी हो या मिल्क हो, कुछ भी हो, तो वो जब बॉयल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर जो है हम किससे नहीं नाप सकते? क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते। किससे मेजर कर सकते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर से, है ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है सिर्फ और सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है। तो जो भी लिक्विड है, बॉइलिंग वाटर है यहाँ पर, तो उसका टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। सी है टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो मेज़र किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। जो हमारा देश है उसने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया है। वैसे तो 3 तरह के स्केल होते हैं। सेल्सियस स्केल होता है, उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल होता है, और एक और होता है केल्विन स्केल भी होता है, लेकिन इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सेल्सियस स्केल को हमारे कंट्री ने अडॉप्ट किया है, तो यहाँ हम भरेंगे सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश रेडिएशन। तो इसमें दिया है कि आपको ये भरना है कि कौन सा इस तरह का हीट ट्रांसफ़र का तरीका है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो लिखेंगे हम रेडिएशन। 3 तरह के होते हैं, कंडक्शन, उसके बाद कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन में तो क्या होता है कि एक का तापमान ज़्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए, और फिर दोनों जो है कांटेक्ट में होने चाहिए। तो मीडियम की ज़रूरत कंडक्शन में भी होता है और कन्वेक्शन में भी होता है, लेकिन रेडिएशन में विदाउट मीडियम भी हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ भर दिया रेडिएशन। ई है ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन इसमें भरा जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सारे सॉलिड में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है वो कंडक्शन के थ्रू ही होता है। और चूँकि जो कप में दूध है वो हॉट है और उसमें ठंडा स्पून डुबाया गया है, तो जो भाग उसके मिल्क में गया है, गर्म मिल्क में गया है, वो हीट का ट्रांसफ़र धीरे धीरे करके अपने लास्ट छोर तक करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको कहते हैं कंडक्शन, क्योंकि सारे सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र होता है। अब है एफ, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो जो लाइट कलर के कपड़े हैं उनसे ज़्यादा कौन से कलर के कपड़े हीट को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं? तो इसमें हमने डार्क भरा है, क्योंकि आपको पता है कि लाइट कलर जो है वो ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत कम मात्रा में उसको सोखता है, बहुत कम मात्रा में उसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो डार्क कलर होते हैं वो उसको हीट को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द फॉलोइंग, ये देखिए ध्यान से। एक तरफ है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। 4 हैं, और दूसरी तरफ समर विंटर डे नाइट है। अब पहला देखते हैं।
लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज जो है वो किस समय बहती है? तो इसका आंसर होगा डी, नाइट। फर्स्ट को हम डी से मिलाएंगे, नाइट, क्योंकि आपको पता है कि रात के समय क्या होता है, ज़मीन की एक खासियत है कि वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। इसीलिए जबकि पानी जो है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो रात के समय क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी गर्म ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी देर से, समुद्र का पानी है, सी कोस्ट एरिया है, तो सी का जो सी वाटर है वो धीरे धीरे गर्म होगा, ठंडा होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि सी के आसपास का की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी और लैंड की हवा जो है वो ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए सी की तरफ आएगी और तब इसको कहते हैं सी ब्रीज। तो आपको याद रखना है ये सारी क्रियाएं रात के समय होते हैं। रात के समय ही ज़मीन की गर्म हवा लैंड ब्रीज बहती है और वो समुद्र की तरफ आती है, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, फिर वैक्यूम बनेगा, खाली स्थान बनेगा, फिर जो लैंड की तरफ से हवा है वो फिर सी की तरफ जाएगी। इस तरह से इनका साइकिल पूरा होता है। नंबर 2 है सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। अब सी ब्रीज किस समय बहता है? तो इसका आंसर है डे, मतलब सेकंड को हम सी से मिलाएंगे। दिन के समय सी ब्रीज बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि हमने बताया अभी लैंड जल्दी गर्म भी हो जाती है। तो लैंड दिन के समय में धूप होती है तेज़, तो लैंड गर्म होती है, ज़मीन फिर गर्म होगी तो ज़मीन के आसपास की हवा गर्म होगी और गर्म हवा जो है, हॉट एयर जो है वो काफ़ी लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। तो उसका स्थान लेने के लिए जो वो खाली स्थान वैक्यूम बनता है, उस स्थान पर सी की ब्रीज जो है वो चूँकि ठंडी होती है इसलिए ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए आ जाती है। फिर वो सी ब्रीज जो है वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर उठती है, फिर खाली जगह होती है, फिर सी ब्रीज आती है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब है नंबर 3, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर के कपड़े जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। कब प्रेफर किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा नंबर बी, विंटर। विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि विंटर में ठंड होती है, तो जो हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और हमें गर्म रखती है। लास्ट है नंबर 4, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। लाइट कलर के कपड़े कब प्रेफर किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा, 4 का आंसर होगा ए, समर। क्योंकि समर में हमें गर्मी कम चाहिए, तो लाइट कलर की खासियत है कि वो गर्मी को ट्रैप बिल्कुल नहीं करती, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और उसको बिल्कुल सोखती नहीं है, बहुत कम सोखती है, जिससे गर्मी हमें नहीं लगती और हमें कूल फील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये जो चित्र बनाया है, इस चित्र में, ये चित्र देख लीजिए, इस चित्र में तीनों मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है। तीनों मोड काम कर रहे हैं इसमें, रेडिएशन भी, कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी। अब आपको ये बताना है कहाँ पर रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ कंडक्शन के थ्रू और कहाँ कन्वेक्शन के थ्रू। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए नीचे जो है वो फ्लेम जली हुई है, एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर एक मेटल के बर्तन में पानी रखा हुआ है। अब नीचे जो फ्लेम जल रही है उसका डायरेक्ट जो है बर्तन से कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके ऊपर एक मेटल का पत्थर या कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई है। तो ये रेडिएशन जो है वो हवा में हो रही है और इस ऊपर की जो है बर्तन जो है, पत्थर जो है वो गर्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं हो रही है और ऊपर का बर्तन से पहले जो एक फ्लैट सी आकृति आपको दिख रही है वो गर्म हो रही है। तो यहाँ पर रेडिएशन का प्रोसेस हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जो वो रेडिएशन का प्रोसेस हुआ, ऊपर का जो वो चपटा सा बर्तन वो है, प्लेट कह सकते हैं उसको, तो वो गर्म हो गई रेडिएशन के थ्रू। जब वो प्लेट गर्म हुई तो उसके ऊपर बर्तन रखा हुआ है, दोनों कांटेक्ट में हैं, ऊपर का बर्तन ठंडा है, नीचे का वो चपटा प्लेट गर्म हो गया है, तो वो हीट का ट्रांसफ़र करेगा। दोनों ही मेटल हैं, सॉलिड हैं, तो इस तरह से सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होगा और बर्तन गर्म हो जाएगा। अब जब बर्तन गर्म हो गया तो बर्तन के अंदर वाटर है। अब आपको पता है वाटर लिक्विड है, तो वो क्या करेगा,
बिल्कुल फ्लेम के पास का वाटर गर्म होगा, वो ऊपर उठेगा और ऊपर उठने के बाद जो खाली जगह है वहाँ आसपास की का जो ठंडा पानी है वो आएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडिएशन फ्लेम जो है वो हीट को जो ट्रांसफ़र कर रही है चौड़े पत्थर तक, वो जो है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। और जो वो चौड़ा पत्थर कह सकते हैं उसको, वो बर्तन को गर्म कर रही है, वो हो रहा है कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि दोनों ही सॉलिड हैं। और बर्तन के अंदर जो पानी है वो गर्म हो रहा है कन्वेक्शन के थ्रू, क्योंकि अंदर का पानी जो है वो लिक्विड है। इस तरह से यहाँ पर तीनों ही प्रोसेस काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर दैन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। आप ये डिस्कस करके बताइए कि सर्दियों में बहुत सारे कपड़े पहनना ज़्यादा गर्म हमें रखता है बनिस्पत एक मोटा कपड़ा। यानी एक ही मोटा स्वेटर पहन लिया वो हमें ज़्यादा गर्म रखेगा, या कई सारे पतले पतले स्वेटर पहन लिए तो वो ज़्यादा गर्म रखता है? कौन रखता है? कई सारे जो हमने लेयर चढ़ा रखी हैं वो ज़्यादा गर्म हमें रखेगा ना। तो इसको डिस्कस करके इसका कारण बताना है कि कई सारे स्वेटर पहनने से हमें ज़्यादा गर्मी क्यों मिलती है। आंसर है, इफ़ देयर आर मोर देन वन लेयर्स ऑफ क्लोथ्स एयर वुड बी ट्रैप्ड इन बिटवीन देम। As air is a poor conductor of heat, it does not allow the flow of heat from the body to the cool surroundings. It also prevents the cool air of outside from reaching our body. So, wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer. अब यह है कि जब हम बहुत सारे लेयर पहन लेंगे कपड़ों के तो उन सब के बीच में एयर ट्रैप हो जाएगा। रेशों के बीच में जो खाली स्थान होगा उनमें हवा भर जाएगी। जितने भी ऊनी रेशे हैं, वुलन फाइबर हैं, उनके बीच में हवा भर जाएगी। अब आपको पता है कि एयर जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो ये हीट को पास होने नहीं देता है शरीर के बाहर। मतलब जो आपके बॉडी और आपके कपड़ों के बीच में हीट है वो बाहर सराउंडिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग तो ठंडी है। तो वो बाहर एयर भी यहाँ पे इंसुलेटर का काम करेगा, प्लस जो हमने वुलन कपड़े पहने हैं वो भी इंसुलेटर है। दोनों के दोनों बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। तो ये बिल्कुल भी अंदर के टेम्परेचर को, हमारे बॉडी की गर्माहट को बाहर नहीं जाने देंगे। इसी तरह से वाइस वर्सा भी होगा। वाइस वर्सा क्या होगा कि जो बाहर से ठंडक है वो भी हमारे शरीर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहाँ भी वही दीवार है, वहाँ पे एयर है, वुलन लेयर है, फाइबर्स हैं, तो वो भी चूँकि बैड कंडक्टर हैं तो बाहर की ठंडी को भी हमारे बॉडी तक पहुंचने नहीं देंगे। सो वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर। तो इसीलिए ज़्यादा लेयर हम पहनेंगे कपड़ों के तो हम ज़्यादा गर्म रहेंगे। अब एक ही स्वेटर पहना है तो बॉडी और स्वेटर के बीच में एक लेयर हवा की होगी, तो वो उतनी हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। लेकिन जब कई कपड़े पहने हैं तो कई सारे लेयर एयर के बन जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हमारा बॉडी जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल भी बॉडी का टेम्परेचर बाहर को नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें कई सारे लेयर के कपड़े पहनने चाहिए विंटर में, हमें ज़्यादा गर्माहट इससे मिलेगी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. जहाँ पर क्लाइमेट हॉट होती है, गर्मी होती है, वहाँ घर की जो बाहरी दीवार होती है उसको वाइट कलर से पेंट किया जाता है। तो इसका क्या कारण है, आप एक्सप्लेन करके बताइए। आंसर देखते हैं। दिस इज़ डन बिकॉज वाइट कलर्स reflects more heat and absorbs less, so less heat from outside would enter the house, keeping the house cool in summer. तो ये इसलिए किया जाता है कि बाहर की दीवार जो है अगर वो वाइट कलर की होगी तो हमें पता है कि वाइट कलर जो होती है वो हीट को एब्जॉर्ब बहुत कम करती है। ज़्यादातर हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस कर देती है, जहाँ से आता है वहीं वापस जाओ, और हीट को बहुत कम सोखती है। इसलिए अगर बाहर से हीट घर के अंदर कम इंटर करेगी तो घर कैसा रहेगा, घर बिल्कुल कूल रहेगा, ठंडा ठंडा कूल रहेगा। तो यही कारण है कि हमारे देश में भी, हमारा देश जो है यहाँ का क्लाइमेट भी हॉट ही है, इसलिए हम अपने आसपास देखते हैं कि ज़्यादातर लोग
वाइट कलर से पेंट करवाते हैं अपने बाहर दीवार को, या फिर क्रीम कलर से भी करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल हल्का ही है। तो बस इसका बिल्कुल एक ही कारण है कि वाइट कलर या हल्का कलर जो भी है, क्रीम कलर, वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देती है और बहुत कम हीट सोखती है, जिससे बाहर से हमारे घर में हीट कम इंटर करेगी और हमारा घर बिल्कुल ठंडा रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 liter of water at 30 degrees C is mixed with 1 liter of water at 50 degrees C. The temperature of the mixture will be। एक बर्तन में पानी है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सी है, दूसरे बर्तन में पानी है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सी है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये पूछा जा रहा है कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। 4 आंसर हैं, 80 डिग्री सी, 20 डिग्री सी, मोर देन 50 डिग्री सी बट लेस देन 80 डिग्री सी, और चौथा है बिटवीन 30 डिग्री सी एंड 50 डिग्री सी। तो डी होगा आंसर, बिटवीन 30 डिग्री सी एंड 50 डिग्री सी, क्योंकि हमने जो दोनों वाटर को मिलाया है तो उसका मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सी था और मैक्सिमम 50 डिग्री सी था। तो जो मिक्सचर बनेगा वो भी इनके बीच में ही टेम्परेचर वेरी करेगा, 30 से लेकर 50 तक। ना 30 से नीचे जाएगा ना 50 से ऊपर जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सी इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सी, द हीट विल। एक कंटेनर में पानी है जिसमें 40 डिग्री सी टेम्परेचर है जिसका, और एक आयरन बॉल है जिसको गर्म किया गया, उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सी है। तो उसको पानी में आयरन बॉल को गिरा दिया जाता है, तो हीट क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ए है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, बी है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, सी है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, और डी है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो इसका आंसर आएगा कि बी आएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। क्यों? कहीं कुछ फ्लो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। आपको पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेम्परेचर होता है, आपने पहले पढ़ा कि उसके लिए दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये 40 और 10 होता या 20 और 80 होता, इस तरह से कुछ होता, तो हीट का फ्लो होता, इसलिए कोई फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। एक कप में आइसक्रीम है, बिल्कुल ठंडी है, और उसमें एक लकड़ी का स्पून डाल दिया जाता है। तो आपको बताना है कि लकड़ी के स्पून का जो अदर एंड है, लास्ट वाला पार्ट एंड है, उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, गर्म होगा, ठंडा होगा, क्या होगा? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, और लास्ट है डज नॉट बिकम कोल्ड। तो इसका आंसर डी होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। ऑब्वियसली जब वो लकड़ी का बना है तो आपको पता है कि लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इंसुलेटर में इसको गिनते हैं हम। तो इसमें कोई भी हीट जो कोल्डनेस है उसकी वो पास ही नहीं होगी, और वो उसका अदर एंड जो है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, वो ठंडा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी डैट। अब ये तो हम एग्जाम्पल घर में भी देखते हैं, आजकल जो भी नए बर्तन खरीदे जा रहे हैं, कढ़ाई या इस तरह का पैन कोई भी खरीदा जा रहा है, तो उसके बॉटम में हमने देखा है कॉपर का होता है, बिल्कुल रेडिश सा कॉपर की लेयर होती है, बाहर से वो दिखती है, थोड़ी दूर तक वो कॉपर का बॉटम बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर स्टील होता है। तो इसका कारण क्या? कुछ तो कारण होगा, तभी तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ए है कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, बी है सच पैन्स एपियर कलरफुल, सी है कॉपर इज़ ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, और डी है कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील। इसमें सी सही होगा, बाकी सब गलत है। कॉपर जो है वो स्टेनलेस स्टील से बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी और भी अच्छी तरह से हीट को पास होने देता है। आप ये प्रयोग घर में भी कर सकते हैं, गर्म पानी को स्टील के ग्लास में डालिए और कॉपर के जो आते हैं, तांबे की ग्लास भी आती हैं, उसमें डालिए, तो कॉपर जो है वो जल्दी गर्म होगा और ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा।
तो कॉपर जो है वो स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा बेटर कंडक्टर है। तो नीचे का पार्ट जब पैन का कॉपर से बनाया जाएगा तो वो हीट को जल्दी खींचेगा, जल्दी लेगा और खाना और भी जल्दी पक जाएगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी, जो भी नीडी लोग हैं उनको शेयर कीजिए और कमेंट्स सेक्शन में जाकर कमेंट्स लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। थैंक यू।